हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था, जिसमें सबसे पहला मैच सन मून रॉयल एकेडमी और ड्रैगन सेट के बीच में होती है। और उस ड्रैगन सेट को सन मून रॉयल एकेडमी की मिंग होंगचंग ने अकेले ही हरा दिया था, जो कि सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। पर इस साल के सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कॉम्पिटिशन के अंदर क्योंकि सेट्स भी हिस्सा ले रहे थे, तो इसलिए सेट की टीम्स एकेडमी की टीम्स के ऊपर भारी पड़ रही थी। इसी बीच मिंग जियाओ जियाओ और वुडोंग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ बातों ही बातों में उन दोनों के दरमियान चैलेंज भी हो चुका था। और वुडोंग कहती है कि इस बात देख लेना, पूरे 4000 सालों बाद टैंक सेट का नाम एक बार फिर से पूरे डोलू कॉन्टिनेंट के अंदर गूंजेगा। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन के सेकंड डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पहले ही दिन 5 मैचेस हुए थे और आज छठे मैच की बारी थी। और आज के दिन का सबसे पहला मैच किसी और का नहीं बल्कि टैंक सेट का ही होने वाला था। और इसी बीच क्राउन प्रिंस अपनी प्रिंसेस मिस सोरेन के साथ और ड्रैगन किंग के साथ वहाँ पे मार्शल अरीना के अंदर एंट्री लेते हैं। और कल की ही तरह वहाँ पे एक बार फिर से उनका बहुत ही कूल तरीके के साथ स्वागत किया जाता है। और आज का सबसे पहला मैच टैंक सेट और फोक्स ड्रैगन सेट के बीच में होने वाला था, जहां रेफरी अनाउंस करते हुए दोनों ही टीम्स को बैटल अरीना के अंदर आने के लिए बोल देता है। वहीं जब क्राउन प्रिंस टैंक सेट का नाम सुनता है तो वो भी थोड़ी देर के लिए वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि भला टैंक सेट से कौन वाकिफ नहीं था। इसलिए क्राउन प्रिंस वहाँ पे कुछ सोचने के बाद अपनी प्रिंसेस और ड्रैगन किंग से कहता है, इस टैंक सेट के बारे में मैं जानता हूँ। आज से 4000 साल पहले 3 छोटे छोटे सेट्स ने मिलकर एक अलायंस बनाया था, जहाँ मिलकर वो हिडन वेपन्स बनाया करते थे और उसके बाद उन्हें पूरे डोलू कॉन्टिनेंट के अंदर सप्लाई किया करते थे। उसी अलायंस को ही टैंक सेट का नाम दिया गया था। इसी बीच हम देखते हैं कि टैंक सेट की तरफ से सबसे पहले ज़ेंगशी वहाँ पे एंट्री लेता है और उसके बाद एक एक करके उनके सभी डिसेबल्स बैटल अरीना के अंदर आने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फोक्स ड्रैगन सेट के अंदर सिर्फ लड़कियां ही मौजूद थी, इसलिए वो सभी भी वहाँ पे एक एक करके आने लगती हैं। वहीं टैंक सेट के मेंबर्स को देखकर क्राउन प्रिंस वहाँ पे टैंक सेट के बारे में और ज्यादा जानने के लिए अपने एल्डर से सवाल करते हुए पूछता है कि आप टैंक सेट के बारे में कितना जानते हो, जिसपे वो एल्डर वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, टैंक सेट को आज से हजारों साल पहले सी गॉड टैंक सेट ने क्रिएट किया था और टैंक सेट ने उस समय वुहान एम्पायर के साथ जंग में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। लेकिन उस खतरनाक जंग के बाद अचानक ही सी गॉड टैंक सेट कहीं गायब हो गया और टैंक सेट की बुनियाद सिर्फ हिडन वेपन्स के ऊपर ही रखी गई थी। लेकिन जब आपके सन मून रॉयल एम्पायर ने सोल गाइडेंस वेपन्स को बनाना शुरू कर दिया तो हिडन वेपन्स की पॉपुलैरिटी भी कम होती चली गई, जिसके चलते टैंक सेट भी हिस्ट्री में ही कहीं खो गया था। लेकिन पिछले 2-3 सालों से एक बार फिर से टैंक सेट का नाम बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है। और इसी बीच वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर एंट्री होती है यू हाउ की, जिसे वुडोंग व्हील चेयर के ऊपर ही बिठाए हुए बैटल अरीना के अंदर ला रहे थे। वहीं जब मिस ओरेंज की नजर वहाँ पे यू हाउ के ऊपर पड़ती है तो उस बेचारी को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और सेम उसी की तरह ऑडियंस के अंदर बैठे हुए लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस तरह के एक डिसेबल पर्सन को बैटल अरीना के अंदर क्यों लाया जा रहा है। इवन हम देखते हैं कि यू हाउ की ऐसी हालत देखकर मास्टर जिन को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि क्राउन प्रिंस तो अभी तक वहाँ पे टैंक सेट के बारे में ही सोचे जा रहा था, जहाँ टैंक सेट को लेकर उसके इरादे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे थे। वहीं ऑडियंस के अंदर बैठे हुए काफी सारे लोगों ने भी आज तक टैंक सेट का नाम नहीं सुना था और ऊपर से यू की एंट्री उन्हें वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान कर रहे थे। पर जो भी था, एक तरह से टैंक सेट ने आते साथ ही सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वहीं होंगचेन भी वहाँ पे यू की तरफ देखते हुए खुद से ही कहता है, यू हाउ मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम बैटल अरीना के अंदर क्या कमाल कर दिखाते हो। वहीं रेफरी भी वहाँ पे वुडोंग से सवाल करते हुए पूछता है, तुम में से टैंक सेट का रिप्रेजेंटेटिव कौन है और क्या तुम लोग वाकई ऐसे डिसेबल पर्सन को बैटल अरीना के अंदर फाइट करवाना चाहते हो। जिसपे यू खुद जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये फाइट लड़ सकता हूँ। और अब क्योंकि यू ने वहाँ पे खुद ही फैसला कर लिया था तो फिर तो किसी को कुछ कहना बनता ही नहीं था, इसलिए वो रेफरी भी वहाँ पे खामोश हो जाता है। जबकि फोक्स ड्रैगन सेट की लड़कियों को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि टैंक सेट ने उनके साथ फाइट करने के लिए एक डिसेबल पर्सन को आगे भेजा है। इसलिए एक लड़की गुस्से से बैटल अरीना के अंदर जंप करते हुए अपनी कैप्टन से कहती है, मैं अभी इस टैंक सेट का सारा गरूर तोड़ कर आती हूँ। और ये कहकर उस लड़की ने वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आते हुए अपनी सोर्डिंग्स को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो देखकर यू भी वहाँ पे बहुत ही प्यार के साथ वुडोंग को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। हालांकि वुडोंग को वहाँ पे यू की चिंता तो काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन वो यू को ये दिखाती नहीं है और वो चुपचाप यू की बात मानते हुए वहाँ से जाने लगती है। इसी बीच रेफरी वहाँ पे अनाउंस करते हुए उन दोनों के बीच की फाइट को वहाँ पे स्टार्ट करवा देता है। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है तो वो लड़की अपनी मास्टर सोल को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जबकि यू तो वहाँ पे उसी तरह से अपनी जगह पे शांति से ही बैठा हुआ था और उस लड़की को वहाँ पे इस तरह से अपने करीब आते हुए देखकर यू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। और अचानक ही वहाँ पे यू की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल आइस एनर्जी बाहर रिलीज होती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था, जो देखकर तो वहाँ पे सभी को यही लग रहा था कि शायद यू इस एक अटैक को भी नहीं झेल पाया और वो हारा गया है। जो देखकर जहाँ एक तरफ क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था तो वहीं मिस ओरेंज को यू की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन जब उस ब्लास्ट से पहले स्मोक वहाँ पे खत्म होती है तो बैटल अरीना के अंदर मौजूद हर एक पर्सन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है,
क्योंकि युवा तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ था, जबकि वो लड़की वहाँ पे बर्फ में जमी हुई थी, जो कि पूरी सन मून रोल एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो वहाँ पे होंग चेन को आ रहा था, और ये काम वहाँ पे किसी और ने नहीं बल्कि लिटिल स्नो क्वीन ने ही किया था। वो वहाँ पे उस लड़की को चिढ़ाते हुए कहती है कि अगली बार मेरे से पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना। और ये कहते हुए वो वहाँ पे वापिस युवा के पास आ जाती है, जहाँ युवा भी उसे शाबाशी देते हुए उसके सर के ऊपर हाथ फेरने लगा था। और युवा वहाँ पे रेफरी से कहता है, रेफरी मेरे ख्याल से फाइट ओवर हो चुकी है, अब आपको अनाउंस कर देना चाहिए। जिसपे बेचारा रेफरी भी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहता है कि हाँ मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ। और ये कहकर रेफरी वहाँ पे युवा को विनर घोषित कर देता है। जिसके बाद युवा वहाँ पे फॉक्स ड्रैगन सेट से कहता है कि जल्दी आओ, तुम लोग आगे अपने कौन से मेंबर को भेजना चाहते हो। जबकि मास्टर जिंग वहाँ पे लिटिल स्नो क्वीन को देखकर उसे अच्छी तरह से पहचान चुके थे, क्योंकि ये नॉर्दर्न एरिया की टॉप 3 पावरफुल बीस्ट में से जो एक थी, और इसे ही तो उन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ रखा था। इसलिए मास्टर जिंग वहाँ पे गुस्से से अपने मन में ही कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे उस सीक्रेट मिशन को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं बल्कि यू हाउ ही था। इसी बीच हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे लिटिल स्नो क्वीन की मदद से एक एक करके फॉक्स ड्रैगन सेट के सभी मेंबर्स को हराया जा रहा था, जैसा कि कल सन मून रॉयल एकेडमी की मिंग होंग चेन ने किया था। जबकि मास्टर जिंग तो अभी तक भी वहाँ पे स्नो क्वीन को देखते हुए सोच में पड़े हुए थे। वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए खुद से ही कहते हैं कि ये मुझे सोल सैक्रिफाइस से हासिल की हुई सोल रिंग दिखाई नहीं दे रही, बल्कि ये तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है शेरक एकेडमी कुछ और भी नया हासिल कर चुकी है, जिसके बारे में मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। खैर उसके बाद वहाँ पे अगली फाइट के लिए फॉक्स ड्रैगन सेट की खुद कैप्टन आगे आती है, जिसका नाम लोंग क्यू था, और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही थी, और बैटल अरीना के अंदर भी वो काफी ज्यादा फेमस दिखाई दे रही थी। वहीं वो बैटल अरीना के अंदर आते साथ ही बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ युवा को अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसके बदले में युवा भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। और इसी के साथ वहाँ पे उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ जैसे ही उससे फाइट करने के लिए लिटिल स्नो क्वीन वहाँ पे आगे बढ़ती है, तो लोंग क्यू वहाँ पे उसे चकमा देकर सीधा युवा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जो देखकर युवा वहाँ पे हंसते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम मेरे जैसे एक डिसेबल पर्सन को बुली करना चाहती हो। और ये कहते हुए युवा वहाँ पे जल्दी से आइस जेड एम्प्रेस की मसल सोल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से युवा ने न सिर्फ वहाँ पे लोंग क्यू के अटैक को रोक लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे उठाकर काफी पीछे भी फेंक दिया था। पर लोंग क्यू भी वहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं थी। वो लगातार वहाँ पे युवा को टारगेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, पर अभी तक वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो जितनी बार भी वहाँ पे युवा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती, युवा वहाँ पे अपनी एक्सट्रीम आइस की पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही इजीली उसके सभी हमलों को रोक देता था। और युवा की ऐसी कमाल की एबिलिटीज को देखकर टीचर ज़ियाओ भी वहाँ पे युवा से काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे, और आज उन्हें वहाँ पे समझ आ रहा था कि युवा की आइस एक्सट्रीम की पावर कितनी ज्यादा कमाल की है। जबकि वही लोंग क्यू वहाँ पे युवा से कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। जिसपे युवा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अपनी हार क्यों नहीं मान लेती। जिसपे लिंग क्यू भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहती है, क्योंकि मैंने हार मानना सीखा ही नहीं है। इसी बीच वो दोबारा वहाँ पे अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए युवा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर युवा वहाँ पे एक बार फिर से अपनी मेंटल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डॉज कर देता है। वहीं ये सब देखकर लिटिल स्नो क्वीन भी उसे वहाँ पे चढ़ाते हुए अचानक अपनी आइस एक्सट्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर लोंग क्यू भी वहाँ पे उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन लिटिल स्नो क्वीन भी वहाँ पे बहुत ही इजीली उसके अटैक को डॉज कर देती है। जो देखकर क्राउन प्रिंस के साथ बैठा हुआ इवल सोल मास्टर वहाँ पे कहता है, इस लिटिल गर्ल की ड्रैगन मार्शल आर्ट स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, इसे तो हमारे इवल सोल सेट का एक हिस्सा होना चाहिए था। जो सुनकर मिस सोरिन को वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि लिटिल स्नो क्वीन ने वहाँ पे अपनी आइस एक्सट्रीम की पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे स्नो क्रिस्टल्स की मदद से वहाँ पे लोंग क्यू के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, पर लोंग क्यू भी वहाँ पे उसके हर एक हमले को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो बैटल अरीना के अंदर चारों तरफ अपने हमलों को फैला देती है, लेकिन युवा वहाँ पे अपनी मेंटल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से उसके हमलों को डॉज कर देता है। जो देखकर तो बेचारी लोंग क्यू को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। जो देखकर युवा वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, तुम भले यहाँ पे जो मर्जी कर लो, ये जितनी मर्जी चालाकी से मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करो, पर तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे करीब भी नहीं आ पाने वाला, और अगर तुम मेरे ऊपर अटैक ही नहीं कर सकती तो तुम्हारे जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिटिल स्नो क्वीन भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ युवा के कंधे के ऊपर बैठते हुए लोंग क्यू को वहाँ पे एक और लुक देने लगे थे। असल एटीट्यूड तो लिटिल स्नो क्वीन का था। वहीं युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लोंग क्यू ऊपर हवा में उठते हुए वहाँ पे उसे कहती है कि अगर मैं यहाँ पे इस जगह पर तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती तो मैं इस पूरी जगह को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और ये कहकर लोंग क्यू वहाँ पे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सबसे पावरफुल और खतरनाक अटैक को क्रिएट करने लगे थे, और अपने इस खतरनाक अटैक के साथ उसने वाकई वहाँ पे अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पूरे बैटल अरीना के अंदर ये अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर वहाँ पे छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगे थे। जो देखकर वुडोंग को वहाँ पे युवा की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, और सेम को चाल वहाँ पे मिस सोरिन का भी था। लेकिन जब वहाँ पे ब्लास्ट से पहले समूह खत्म होती है तो युवा वहाँ पे अपनी जगह पे बिल्कुल सही
सलामत बैठा हुआ था। भले ही उसके आसपास का पूरा एरिया तबाह हो चुका था, लेकिन युवाओं को वहाँ पे एक भी चोट नहीं आई थी, जो देखकर तो बेचारी लोंग क्यू को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। मेरे पास मेंटल सोल पावर के लिए 10 लाख साल पुरानी सोल रिंग मौजूद है और तुम्हारे इन अटैक्स को डॉज करना तो मेरे लिए पीस ऑफ केक को काटने के बराबर है। युवाओं की ये बात सुनकर लिंग क्यू वहाँ पे गुस्से से उससे कहती है कि अगर तुम अटैक्स को डॉज करने में माहिर हो तो मैं अटैक्स करने में माहिर हूँ, अब मेरी स्पेशल टेक्निक का मुकाबला करो। और ये कहकर लिंग क्यू वहाँ पे अपने अब तक के सबसे खतरनाक अटैक ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और उससे एक बहुत बड़ा ड्रैगन का पंजा बाहर आने लगा था, जो देखकर युवाओं भी वहाँ पे अपनी आइस एम्पर पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन क्लॉ का मुकाबला करने के लिए अपने आइस एम्पर पाम को आगे भेज देता है। और युवाओं का आइस एम्पर पाम वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ लिंग क्यू के ड्रैगन क्लॉ को अपने अंदर जगड़ते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से लिंग क्यू भी उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरती है, जिसके साथ ही बैटल अरीना वहाँ पे तालियों की आवाज के साथ गूंज उठता है, जो देखकर लिंग क्यू वहाँ पे चौंकते हुए युवाओं से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी ड्रैगन एनिहिलेशन टेक्निक तो किसी भी सोल अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है, तो फिर तुमने यहाँ पे मेरे उस अटैक का मुकाबला कैसे किया, क्योंकि तुम्हारी उस ड्रैगन एनिहिलेशन क्लॉ टेक्निक की भी एक लिमिट थी। तुम्हारी वो टेक्निक किसी भी तरह के सोल अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन जब तुम उस टेक्निक को इस्तेमाल करती हो तो वो तुम्हारी पूरी सोल पावर को कंज्यूम कर लेती है, और मैंने इसी मौके का फायदा उठाया। जब तुम्हारी सोल पावर पूरी तरह से कंज्यूम होते हुए अपनी लिमिट पे पहुंच गई तो उसी समय मैंने तुम्हारे ड्रैगन क्लॉ के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। युवाओं की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी लिंग क्यू की तो आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुके थे, जबकि युवा वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम अभी भी इस फाइट को आगे बढ़ाते हुए मुझे हट करना चाहती हो तो मेरे ख्याल से इस बैटल अरीना के अंदर तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं होगा। पर लिंग क्यू तो वहाँ पे अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पे अपनी बची कुछ सारी पावर का इस्तेमाल करके एक बार फिर से ड्रैगन क्लॉ टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे युवाओं से कहती है कि मेरे पहले वाले अटैक को रोकने के चक्कर में तुम्हारी सोल पावर भी तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, तो मैं देखती हूँ कि तुम भला मेरे इस अटैक से कैसे बच पाते हो। लिंग क्यू की ये बात सुनकर युवाओं के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, और जैसे ही ऊपर आसमान से उस ड्रैगन का पंजा बाहर आता है तो युवा वहाँ पे अपनी 10,000 साल पुरानी सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है, और उसी के साथ साथ युवाओं ने वहाँ पे अपनी बियर क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लोंग क्यू की उस ड्रैगन क्लॉ टेक्निक के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके चलते बेचारा वो ड्रैगन पंजा अब की बार नीचे जमीन पे आ ही नहीं पाता। और उसी के साथ साथ युवा वहाँ पे अपनी मेंटल शॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लोंग क्यू को मेंटल शॉक भी दे देता है, जिसके चलते लोंग क्यू वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुके थे। जिसके बाद युवा वहाँ पे अपनी बियर क्लॉ को उसके ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम अभी भी इस फाइट को आगे कंटिन्यू करना चाहती हो, जिस पे लोंग क्यू वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, नहीं मैं अपनी हार मानती हूँ। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यो ने वहाँ पे अपने टैंक सेट को अकेले ही जितवा दिया था, जो देखकर तो यो की टीम की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। इवन ज़ियाओ तो वहाँ पे खुशी के मारे बिल्कुल एक बच्चे की तरह उछलने कूदने लगे थे, और ऊपर से ऑडियंस के दिल में भी युवाओं के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि उसने व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए ही अकेले वहाँ पे पूरी एक टीम तक को हरा दिया था। इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे युवाओं का नाम चिल्लाते हुए उसकी जय जयकार करने लगे थे, जो देखकर होंग चैंग को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। जबकि युवाओं की इस जीत ने क्राउन प्रिंस को टैंक सेट के बारे में सोचने के लिए वहाँ पे और भी ज्यादा मजबूर कर दिया था, और तभी वो वहाँ पे अपनी प्रिंसेस यानी मिस ओरिन से सवाल करते हुए पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि युवाओं अभी अभी यहाँ पे किस तरह की सोल स्किल का इस्तेमाल कर रहा था, और उसने वहाँ पे अपने बीस्ट को किस तरह से समन किया हुआ था। जिसपे मिस ओरिना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं उस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। जिसपे क्राउन प्रिंस वहाँ पे उससे कहता है कि एक समय पे आप और ये लड़का यू हाउ टीचर जीमन के अंडर सोल गाइडेंस वेपन्स को बनाने की ट्रेनिंग किया करते थे, क्या उसके बावजूद भी आपको इस लड़की की सोल स्किल के बारे में कुछ नहीं पता। अब क्राउन प्रिंस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी मिस ओरिन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो अपने मन में कहती है, ओ तो ये यू हाउ के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करवा चुका है। और ये कहकर मिस ओरिन जल्दी से वहाँ पे खुद को संभाल कर जवाब देते हुए क्राउन प्रिंस से कहती है कि मैंने और यू हाउ ने मुश्किल से 15 दिन ही एक साथ ट्रेनिंग की थी, इसलिए मुझे उसे ज्यादा जानने का मौका नहीं मिल पाया। मुझे बस इतना ही पता है कि उसके पास दो मार्शल सोल्स है। जिसपे मास्टर जिंग वहाँ पे मिस ओरिन की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है कि माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये लड़का यू हाउ अभी अभी जिस सोल बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहा था, उसने ये आइस सोल बीस्ट हमारे सन मून रोयल एकेडमी की एक सीक्रेट मिशन से चुराया था। अब ये था क्राउन प्रिंस मिस ओरिन और उस इविल सोल मास्टर के लिए एक और बहुत बड़ा झटका। वहीं मास्टर जिंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पिछली बार के सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन के अंदर यू हाउ के पास बस 3 सोल रिंग्स ही मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हमारे सन मून रॉयल एकेडमी को बहुत ही कड़ी टक्कर देते हुए हरा दिया था। इसलिए हमने शर्क एकेडमी के साथ मिलकर एक्सचेंजिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिसके बाद यू हाउ अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए हमारे सन मून रॉयल एम्पायर के अंदर आ गया, और यहीं पे रहकर वो अपनी आगे की ट्रेनिंग करने लगा, जहाँ पे मुझे मालूम हुआ कि उसका टैलेंट सोल गाइडेंस वेपन्स को बनाने में भी काफी ज्यादा हाई है। और जब एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने यू हाउ को रोकने के लिए सीनियर ड्रैगन किंग को भेजा, लेकिन वो ड्रैगन किंग की चुंगल से भी
बच गया, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आगे गुजरता दिन युवा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता चला जा रहा है। और अगर हम इस लड़के को आज ऐसे ही जिंदा छोड़ देते हैं तो ये फ्यूचर में आगे चलकर हमारे सन मून रॉयल एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वहीं मास्टर जी की ये बात सुनकर वो इवल सोल मास्टर भी वहाँ पे कोल टून में कहता है ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, जो कि सीनियर ड्रैगन किंग की चुंगल से भी बच निकला था। जबकि ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस तो वहाँ पे किसी गहरी सोच में जा चुका था। उससे पहले वहाँ पे सिर्फ टैंक सेट्टी परेशान कर रहा था और अब युवा ने वहाँ पे उसकी परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। खैर इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे पहला राउंड खत्म हो जाता है और अब बारी थी सेकंड राउंड की, जिसमें 167 टीम्स में से सिर्फ 84 टीम्स ही सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाइड कर पाई थी। बाकी सभी टीम्स बाहर हो चुकी थी। सेकंड राउंड के रूल्स भी ऑलमोस्ट पहले राउंड की तरह सेम ही थे। इसमें भी सिर्फ एक ही टीम मेंबर को आगे आकर अपनी पूरी टीम के लिए फाइट करनी होगी और अगर वो टीम मेंबर चाहे तो अकेले ही पूरी टीम को हरा सकता है। जिसके बाद वो रेफरी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है कि आज की पहली फाइट होने वाली है शेरक एकेडमी की, जो कि पिछले साल की सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन की विजेता भी थी। तो इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शेरक एकेडमी हमें कौन सा सरप्राइज देती है। तो शेरक एकेडमी की सबसे पहली फाइट टियान ली सेट के साथ होने वाली है। अब उस एल्डर कैसा कहते ही हम देखते हैं कि शेरक एकेडमी और टियान ली सेट की टीम है दोनों ही वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आमने सामने आ जाती हैं, जो देखकर रोंगचेंग वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था, क्योंकि शेरक एकेडमी के साथ तो उनकी पुरानी दुश्मनी थी। खैर इस मैच को देखने के लिए ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी और ऊपर से टियान ली सेट की टीम के मेंबर्स भी काफी ज्यादा सीरियस और पावरफुल दिखाई दे रहे थे, जिसका मतलब था कि वो शेरक एकेडमी को काफी कड़ी टक्कर देने वाले हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि टियान ली टीम का कैप्टन वहाँ पे आगे आकर रेफरी से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि अगर शेरक एकेडमी चाहे तो हम एक एक करके नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ उनके साथ फाइट करना चाहते हैं। यानी टेंग ली सेक्ट की टीम है टीम वर्सेस टीम की फाइट चाहती थी। और जब रेफरी इस बारे में शेरक एकेडमी से पूछता है तो शेरक एकेडमी तो वहाँ पे पहले से ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी। इवन डाइवा बीन तो वहाँ पे एक लंबी लड़ाई लेते हुए कहता है कि तुम लोग जैसे मर्जी फाइट करना चाहो हम उसके लिए रेडी हैं। और वंकी को भी वहाँ पे टीचर जाओ की कही हुई बातें याद आती हैं, जहाँ उन्होंने पहले ही अपनी टीम से कह दिया था कि हो सकता है कि टेंग ली सेट की टीम है टीम वर्सेस टीम फाइट करना चाहे, पर तुम लोगों के लिए उसके लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि अगर वो सोलो फाइट करते हैं या टीम के साथ फाइट करते हैं दोनों ही मामलों में हमारा ही फायदा होगा। इसलिए अपनी टीम की कैप्टन होने के नाते वंकी वहाँ पे इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद रेफरी भी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है कि अब सोलो नहीं बल्कि टीम वर्सेस टीम की फाइट होने वाली है। और इसी अनाउंसमेंट के साथ रेफरी वहाँ पे फाइट को स्टार्ट कर देता है। जहाँ फाइट स्टार्ट होती दोनों ही तरफ की टीम्स वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं। जहाँ दोनों ही टीम्स एक दूसरे को हराने के लिए वहाँ पे अपना पूरा दम लगा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि शेरक एकेडमी वहाँ पे काफी हद तक टेंग ली टीम के ऊपर भारी पड़ रहे थे, जो देखकर टेंग ली टीम का कैप्टन टेंग जिया वहाँ पे अपने टीम मेंबर्स को पीछे आकर अपना डिफेंस आर्मर बनाने के लिए कह देता है। अपने कैप्टन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके बाकी मेंबर्स भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वही उनके डिफेंस आर्मर को देखकर वूडोंग वहाँ पे कहती है तो अब समझ आ रहा है कि इन्होंने टीम वर्सेस टीम फाइट क्यों चुनी थी। जिसपे युवा भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि ये फाइट वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जबकि उस डिफेंस फॉर्मेशन को बनाने के बाद वो लोग वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ शेरक एकेडमी के सभी हमलों को रोके जा रहे थे और सिर्फ रोक ही नहीं रहे थे बल्कि स्पिरिचुअल कांटो की मदद से वहाँ पे लगातार उनके ऊपर हमले भी किए जा रहे थे। पर शेरक एकेडमी भी कहाँ कम थी, वो भी वहाँ पे अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन हमलों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। पर अब वो काफी हद तक वहाँ पे शेरक एकेडमी की टीम के ऊपर भारी पड़ रहे थे, जो देखकर वंकी वहाँ पे अपनी टीम मेंबर को अपनी पावर बढ़ाने के लिए कह देती है। जहाँ वो भी अपनी की बाउ पवेलियन टावर का इस्तेमाल करते हुए वंकी की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है और वंकी अकेले ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ टेंग ली के डिफेंस को तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है, जो देखकर टेंग ली टीम वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को क्रिएट करते हुए सीधा वहाँ पे उसकी मदद से वंकी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देते हैं। लेकिन वो हमला वंकी के साथ टकरा पाता उससे पहले शेरक एकेडमी का एक और टीम मेंबर वहाँ पे टाइम को फ्रीज कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर वंकी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उनके डिफेंस आर्मर के ऊपर अपने ड्रैगन स्पीयर से अटैक करते हुए उसे वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला था। पर वंकी तो अब उन्हें वहाँ पे कोई भी चांस नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अकेले वहाँ पे आगे बढ़कर टेंग ली टीम के मेंबर्स को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है। और जब वो एक साथ वहाँ पे वंकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वंकी भी वहाँ पे अपनी टीम को आगे बढ़ने का इशारा कर देती है। जिसके बाद शेरक एकेडमी वहाँ पे एक बार फिर से टेंग ली टीम के ऊपर भारी पड़ते हुए उन्हें वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगी थी। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों में शेरक एकेडमी की टीम ने वहाँ पे टेंग ली टीम की हवा ही टाइट कर दी थी, जो देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। वो जानते थे कि शेरक एकेडमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इतनी ताकतवर ये उन लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था। इवन वूडोंग और यूओ भी वहाँ पे उनकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि शेरक एकेडमी की ये टीम वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब ऑडियंस के बीच एक जंग छिड़ चुकी थी, जहाँ सन मून रॉयल एम्पायर के लोग वहाँ पे शेरक एकेडमी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं बाकी के लोग शेरक एकेडमी की तारीफ करते हुए उनके हक में बोल रहे थे, जो देखकर यूओ भी नाम में अपना सारे हिलाते हुए वहाँ पे हंसने लगता है। लेकिन इसी बीच अचानक से यूओ
युवा को वहाँ पे अपने सर के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है और इसकी एक बड़ी वजह थी वहाँ पे फैला हुआ डार्क ऑरा। और जब युवा वहाँ पे उस डार्क ऑरा को सेंस करता है तो वो उसे वहाँ पे काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था। इसलिए युवा वहाँ पे इधर उधर देखते हुए उस ऑरा के ओनर को तलाश करने की कोशिश करने लगा था। जबकि सन मून रॉयल एकेडमी की मिंग वहाँ पे शार्क एकेडमी की इस टीम से बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी, जो देखकर टीचर माँ वहाँ पे उससे कहते हैं कि इस बार सिर्फ शार्क एकेडमी ही नहीं बल्कि हमारी और भी काफी सारी टीम्स के साथ कड़ी टक्कर होने वाली है। उसके बाद 83rd मैच के लिए होली स्पिरिट सेट वर्सेस टियानडू कॉलेज की बारी आती है और होली स्पिरिट सेट के टीम मेंबर ने बैटल अरीना के अंदर आते साथ ही सिर्फ अपने डार्क ऑरा प्रेशर से ही अपने सामने वाले टीम मेंबर को हराते हुए उसे वहाँ पे बेहोश कर दिया था, जो कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। और टीचर माँ को भी उसी होली स्पिरिट सेट से ही परेशानी हो रही थी, जो कि उनके लिए शार्क एकेडमी से भी बड़ा खतरा बनने वाले थे। और टीचर माँ वहाँ पे मिंग से कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सन मून रॉयल एकेडमी का मुकाबला उनके साथ ना ही हो। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।